जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बीएससी टुकी क्लासेस पे। आज हम लोग बिहार दरोगा के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को फटाफट शेयर कर दें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें। सभी का स्वागत है बीएससी ट्रिकी क्लासेस पर। सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आप लोग परचेस कर सकते हैं। ऑफर प्राइस के तहत आपको मात्र 99 रुपीज में दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोग बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आप लोग मात्र 99 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा और सारे प्रश्नों के आंसर अवश्य कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके बिहार के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसमें करंट अफेयर के एक्सपेक्टेड प्रश्न को भी रखा गया है जो आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं हमारा पहला सवाल। हाल ही में दिसंबर 2025 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत का चुनाव किस कार्यकाल के लिए हुआ है? यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत का चुनाव किस कार्यकाल के लिए हुआ है, आपको बताना है। तो भारत को वर्ष 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, पूछा है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत का चुनाव किस कार्यकाल के लिए किया गया है या किस कार्यकाल के लिए हुआ है। तो आपको याद रखना है, भारत को वर्ष 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। तो 2025 से 2029 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर करें। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जानते होंगे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के आरा जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का शेर भी कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है, ऑप्शन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट आंसर करें। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी नींबू, संतरा और खट्टे रसदार फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मार्टिक्स पहल का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर है, आपको बताना है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मार्टिक्स पहल। मार्टिक्स पहल का ध्यान किस क्षेत्र पर है? ठीक है, तो मार्टिक्स का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र एग्री टेक इनोवेशन हब, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ाना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा, मार्टिक्स महाराष्ट्र एग्रीटेक इनोवेशन हब का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था। याद रखिएगा, मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा, और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा। क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। यानी वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छप्पनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म स्किन ऑफ यूथ के निर्देशक कौन है? तो आंसर करें, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म स्किन ऑफ यूथ के निर्देशक कौन है? ठीक है, तो पहला तो यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि 56वें IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला था? पूछेगा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला था? तो स्किन ऑफ यूथ फिल्म को मिला था। इसके डायरेक्टर कौन है ये आपको बताना है। तो इसके डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नुयेन फान कुआंग बिन। ऑप्शन ए। ठीक है, तो वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ के निर्देशक नुयेन फान कुआंग बिन है। इस फिल्म ने 56वें IFFA में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। तो स्किन ऑफ यूथ को IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला और स्किन ऑफ यूथ फिल्म के निर्देशक कौन है? नुयेन फान कुआंग बिन। ठीक है, और ये वियतनाम के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते होंगे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। याद रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। तो अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। ये आप याद रखिएगा, पूछता है। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा, अशोक के पिता थे बिंदुसार। ऑप्शन में आपको बिंबिसार भी मिलेगा। ठीक है, पूछेगा आपसे कि अशोक के पिता कौन थे, और ऑप्शन में आपको बिंबिसार भी मिलेगा, बिंदुसार भी मिलेगा। बिंदुसार जो थे अशोक के पिता थे, और बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश के
संस्थापक थे। तो ये चीज आपको याद रखना है, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है। और बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो बताने का प्रयास करें। रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का फिल्ट्रेशन किस अंग में होता है? तो आप जानते हैं किडनी ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया आदि को छानकर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी क्या करता है? रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। ऑप्शन सी। हाल ही में BIS द्वारा जारी भूकंप जोन मैप के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है? चलिए बताइएगा। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो 59%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, भारत का लगभग 59% भूभाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है। यानी भारत का 59% क्षेत्र जो है भूकंप के प्रति सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी। तो क्लास को एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को आप लोग लाइक अवश्य करें। ये सारे प्रश्न बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में सारे प्रश्नों के आंसर अवश्य कमेंट करें। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो आप जानते हैं बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेंदा, मेरीगोल्ड। पानी का मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। और जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो याद रखिएगा, आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। समझ में आया? पानी का आयतन लिख देते हैं, पानी का आयतन। समझ में आया? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होगा और आयतन क्या होगा? मिनिमम होगा। दिसंबर 2025 में किस चक्रवात ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था? आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर करें। दिसंबर 2025 में किस चक्रवात ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों को प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा, दितवाह, दितवाह चक्रवात। ठीक है, दितवाह चक्रवात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दितवाह नामक चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण भारत और श्रीलंका को प्रभावित किया था। तो दितवाह नामक चक्रवात ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों को प्रभावित किया था। यह भारत और श्रीलंका को प्रभावित किया था। तो आंसर हो जाएगा दितवाह चक्रवात, ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे, गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित गांधी जी ने किस समझौता के बाद किया था? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था गांधी इरविन समझौता के बाद। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और इसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है
जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में की गई थी। तो पेनिसिलिन की खोज कब की गई? तो पहला सवाल, पेनिसिलिन की खोज कब की गई? तो 1928 ईस्वी में। पहला सवाल याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज कब की गई? तो पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में किया गया। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर पूछ सकता है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो पेनिसिलिन, आप जानते ही होंगे। तो अलग अलग तरह से सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप तैयार रहेंगे। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, ठीक है, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो पेनिसिलिन। खोजा किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोजा? 1928 में, ठीक है। हाल ही में WPL 2025 की नीलामी में स्मृति मंधाना को किस टीम ने अपनी टीम में बनाए रखा है, रिटेन किया है? यानी आपका पूछा है, महिला IPL से सवाल पूछा गया है, महिला प्रीमियर लीग से, ठीक है। तो WPL 2025 की नीलामी में स्मृति मंधाना को किस टीम ने अपनी टीम में रिटेन रखा है? यानी पहले जिस टीम से खेलती थी स्मृति मंधाना, इस साल भी उसी टीम से खेलेगी, उस टीम ने स्मृति मंधाना को फिर से रिटेन किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्मृति मंधाना जो है RCB की कैप्टन है और इनको रिटेन किया गया है, यानी ये फिर से RCB की तरफ से खेलेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्मृति मंधाना RCB की कप्तान है, महिला RCB टीम की कप्तान है स्मृति मंधाना, और इन्हीं को रिटेन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल सामान्यतः कितनी होती है? तो आप जानते हैं शुष्क हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अधिकतम 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो हवा में ध्वनि की चाल सामान्यतः कितनी होती है? तो याद रखिएगा, सामान्यतः हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन बी। दिसंबर 2025 में आयोजित कोटि गीता लेखन यज्ञ में कितने करोड़ लोगों ने भाग लिया? कोटि गीता लेखन यज्ञ में कितने करोड़ लोगों ने भाग लिया, ये आपको बताना है। दिसंबर 2025 में कोटि गीता लेखन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया? कर्नाटक में। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में आयोजन किया गया कोटि गीता लेखन यज्ञ का, जिसमें 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2025 में कर्नाटक में आयोजित कोटि गीता लेखन यज्ञ में लगभग 10 करोड़ लोगों ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन डी। हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल के किस शहर में स्थित है? हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल के किस शहर में स्थित है? तो हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। इसमें 1000 दरवाजे हैं, जिनमें से केवल 100 असली हैं। तो हजारद्वारी महल जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में स्थित है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आप जानते होंगे 1921 ईस्वी में 1901 ईस्वी में, माफी चाहेंगे, 1901 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। तो आपसे पूछेगा ब्लड ग्रुप की खोज कब की गई थी? तो 1901 ईस्वी में। ज्यादातर आपको 1901 मिलेगा, कहीं कहीं 1900 ईस्वी में मिलता है। तो 1901 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मतलब ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर जी के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो ये भी पूछता है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण,
ठीक है, तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। दिसंबर 2025 में केमिकारा ब्रांड ने कहा वर्ल्ड अवार्ड जीता? केमिकारा ब्रांड ने कहा वर्ल्ड अवार्ड जीता? लंदन में आयोजित ग्लोबल स्पिरिट्स अवार्ड में भारत के केमिकारा ब्रांड की रम को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा लंदन। केमिकारा ब्रांड ने कहां पर अवार्ड जीता है? लंदन में। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कब किया गया था? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया। कहां किया गया था? राजगृह में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। तो अजात शत्रु कौन थे? राजा थे। तो अजात शत्रु के संरक्षण में या अजात शत्रु के समय किया गया था। तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और उस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु थे, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फटाफट बताएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन पवन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से था? आपको बताना है। ऑपरेशन पवन का संबंध आपको बताना है भारत के किस पड़ोसी देश से था। ठीक है, तो 1987 ईस्वी में श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना द्वारा चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन कहा जाता है। तो भारत के किस पड़ोसी देश में ऑपरेशन पवन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया था। ठीक है, तो 1987 में श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना द्वारा चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नगर पालिका का वर्णन किस भाग में है? नगर पालिका का वर्णन किस भाग में है? तो आपको पता होगा नगर पालिका जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नगर पालिका को भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुसूची कौन सा बोलेगा? अगर अनुसूची बोल देगा तो 12वां अनुसूची, 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद आप जानते हैं, ठीक है, पंचायती राज पूछेगा। तो पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में आयोजित होता है? फटाफट बताएंगे, बहुत सारे सवाल करने हैं। सोनपुर मेला कहां आयोजित होता है? ठीक है, तो सोनपुर मेला जो है हाजीपुर में आयोजित होता है। तो याद रखिएगा सारण यानी हाजीपुर में आयोजित होता है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला पशु मेला के रूप में जाना जाता है। तो सोनपुर पशु मेला जो है बिहार के सारण जिले के सोनपुर में लगता है। ठीक है, जो कि हाजीपुर के समीप है। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला जो है सारण जिले के सोनपुर में लगता है, जो हाजीपुर के समीप है। ठीक है, और ये एक पशु मेला है, काफी विश्व प्रसिद्ध मेला है सोनपुर मेला। आंसर ऑप्शन बी। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, और ये एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है।
एकमात्र गैसीय एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। तो ये आपको याद रखना है, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? ठीक है, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है एथिलीन, और एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल आईडीईए के अध्यक्ष चुने गए ज्ञानेश कुमार भारत के किस संवैधानिक निकाय के सदस्य रहे हैं? आपको बताना है। ज्ञानेश कुमार भारत के किस संवैधानिक निकाय के सदस्य रहे हैं? ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी। तो वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। उन्हें दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष चुना गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह सभी गणितीय गणनाओं और निर्देशों को प्रोसेस करता है। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सभी को पता होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, और यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ऑप्शन सी। क्लास को एक बार आप सभी शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, और जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग शेयर करें और क्लास को लाइक अवश्य करें। एड्स वायरस शरीर की किस प्रणाली को नष्ट कर देता है? एड्स वायरस शरीर की किस प्रणाली को नष्ट कर देता है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं एचआईवी वायरस शरीर की टी कोशिका यानी प्रतिरक्षी प्रणाली को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है और शरीर जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो एड्स वायरस शरीर की किस प्रणाली को नष्ट करता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अमूर फाल्कन पक्षी भारत में किस देश से प्रवास करके आता है? अमूर फाल्कन पक्षी भारत में किस देश से प्रवास करके आता है? आपको बताना है। तो अमूर फाल्कन जो है दुनिया का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवास पक्षी है, जो साइबेरिया से उड़कर नागालैंड आता है और फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में कहाँ आता है? तो नागालैंड आता है। कहाँ से उड़ के आता है? साइबेरिया से उड़ के आता है। ठीक है, और कहाँ चले जाता है? फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पूछेगा अमूर फाल्कन पक्षी कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा कहाँ से आता है? साइबेरिया से आता है। आता कहाँ से है? साइबेरिया से आता है। भारत में कहाँ आता है? नागालैंड आता है। कहाँ आता है? नागालैंड। तो आपको जरूर याद रखना है कहाँ आता है? नागालैंड आता है। और उसके बाद फिर कहाँ चले जाता है? नागालैंड से होते हुए फिर दक्षिण अफ्रीका में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनेगा, अमूर फाल्कन पक्षी भारत किस देश से प्रवास करके आता है? तो एक तो आप याद रखिएगा साइबेरिया, रूस से आता है। दूसरा, भारत में कहाँ आता है? नागालैंड में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में किस राज्य में आता है? नागालैंड में आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कहाँ से आता है, और भारत में कहाँ से आता है ये पूछ सकता है, भारत में कहाँ आता है ये पूछ सकता है। बाकी वापस दक्षिण अफ्रीका चले जाता है ये, तो ये नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये जरूर पूछेगा। याद रखना है अमूर फाल्कन दुनिया का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवास पक्षी है, जो साइबेरिया, रूस से उड़कर नागालैंड आता है और फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? बहुत बार पूछा गया है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, आपको पता है 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा।
ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा को जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आपको पता है। और अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है। तो आप जानते हैं भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा भारी जल का, भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। WPL नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी मारीजाना कैप को किस टीम ने खरीदा है। यानी आपको महिला IPL से सवाल पूछा गया है कि सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी का नाम है मारीजाने कैप, और ये इसको किस टीम ने खरीदा है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी है महिला प्रीमियर लीग में, महिला IPL में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी है, तो मारीजाना कैप। अब ये इनको कौन सा टीम खरीदा है, दिल्ली कैपिटल्स खरीदा है। कौन खरीदा है, दिल्ली कैपिटल्स खरीदा है। तो आंसर ऑप्शन ए। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे किस देश की है मारीजाना कैप, तो दक्षिण अफ्रीका की है। पूछ सकता है ना किस देश की ये खिलाड़ी हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की मारीजाना कैप IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी है। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की मारीजाना कैप महिला IPL में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी है। और इनको कौन टीम चुना है, तो दिल्ली कैपिटल्स ने चुना है, याद रखिएगा। तो मारीजाना कैप किस टीम से खेलेगी, तो दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम से खेलेगी। ठीक है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, आंसर करेंगे। तो आप जानते हैं सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध के बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया था और कब्जा कर लिया था। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। चलिए बताइएगा। तो आप जानते हैं बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगता है। कितना लगता है, 12 वर्ष लगता है। ठीक है। तो बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइथू मिकोसिस्टम योजना किसानों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। राइथू मिकोसिस्टम योजना किसानों को प्रभावित करती है, किसानों को सुविधा प्रदान करती है। तो किस प्रकार सुविधा प्रदान करती है ये आपको बताना है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है राइथू मिकोसिस्टम योजना। और याद रखिएगा, राइथू मिकोसिस्टम योजना किसानों को AI के माध्यम से फसल सुरक्षा और मंडी कीमतों की सटीक जानकारी प्रदान करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम कृषि सलाह और मंडी भाव। समझ में आया। आंध्र प्रदेश की राइथू मिकोसिस्टम योजना किसानों को AI के माध्यम से फसल सुरक्षा और मंडी कीमतों की सटीक जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी का एबोलिशन किया गया, छुआछूत का अंत किया गया, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास दंडनीय अपराध माना गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का उल्लेख जो है आर्टिकल 17 में किया गया है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप जानते हैं महात्मा गांधी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो कौन सा अधिवेशन था, ये पूछा गया है। तो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो एक बार अध्यक्ष बने। बहुत पूछा जाता है। कब बने? तो 1924 में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था। और ये बेलगांव है कहाँ? कर्नाटक में। पूछेगा बेलगाम है कहाँ? तो कर्नाटक में। तो एक ही क्वेश्चन से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? एक बार बने। कब बने? तो 1924 में बने। फिर पूछ सकता है गांधी जी 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए, तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटक में है। समझ में आया? बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए? बहुत इजी है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गया था, यानी गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसके अलावा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। समझ में आया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन से सवाल पूछता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन के दौरान गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था, साथ ही साथ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को शेयर कर दें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य करें। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है। आप जानते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहा जाता है। तो लोहा पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है ना। तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। हाल ही में आईआईटी रुड़की और सी डॉट के बीच समझौता किस तकनीक को लेकर हुआ आपको बताना है। आईआईटी रुड़की और सी डॉट ने क्वांटम संचार को सुरक्षित बनाने के लिए QKD तकनीक के विकास के लिए समझौता किया है, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समझौता किया है आईआईटी रुड़की और सी डॉट ने। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की और सी डॉट ने क्वांटम संचार को सुरक्षित बनाने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के विकास हेतु समझौता किया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब याद रखिएगा थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो याद रखिएगा थायराइड। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तब आप आंसर करेंगे लीवर। ठीक है, तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा।
जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आप लोग परचेस कर सकते हैं। ऑफर प्राइस के तहत मात्र आपको 99 रुपीज में बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज में आप सभी को दिया जा रहा है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस भाग में निहित है आपको बताना है। समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत बार पूछा गया है, तो आप जानते होंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप जानते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 39 में उल्लेखित है। ठीक है। आर्टिकल 39 का डी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, और यह जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 2025 में श्रीलंका की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा पोत ऑपरेशन सागर सिंधु के तहत भेजा था आपको बताना है। श्रीलंका की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा पोत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजा था। आईएनएस विक्रांत याद रखिएगा। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का उपयोग मानवीय सहायता मिशन के लिए किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। तो याद रखिएगा श्रीलंका की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा पोत भेजा था। तो ऑपरेशन सागर सिंधु के तहत कौन सा विमानवाहक पोत भेजा था। तो आईएनएस विक्रांत भेजा था। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था लाला हरदयाल जी के द्वारा। ठीक है। कहां पे किया गया था। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। तो आप जानते हैं प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। WPL 2025 की नीलामी में आमलिया केर को किस टीम ने खरीदा है। ठीक है। अमालिया केर जो है ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। कहां की प्लेयर है। NZ मतलब न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है ये, समझ में आ रहा है। महिला प्रीमियर लीग का पूछ रहा है, तो न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है। जो महिला क्रिकेट देखती हैं उनको पता होगा। ठीक है। तो न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है अमालिया केर। ठीक है। इनको जो है महिला प्रीमियर लीग 2025 में किस टीम ने खरीदा है पूछा है। ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की अमालिया केर को मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कब मनाया जाता है। ठीक है। तो आप जानते हैं बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में किस नदी के तट पर हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। बोधगया में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा कहां हुआ था, तो बोधगया में हुआ था। किस नदी के तट पर, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो
तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। किस नदी के तट पर? तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत पूछता है ये सब सवाल। ठीक है, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? मरकरी या पारा का मुख्य अयस्क क्या है आपको बताना है। तो आप जानते हैं सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार यानी HGS। ठीक है, सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS और सिनेबार जो है मरकरी का प्रमुख अयस्क है। सिनेबार मरकरी का प्रमुख अयस्क है। सिनेबार का फॉर्मूला HGS याद रखिएगा। ठीक है, इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहा जाता है सिनेबार को। फीडे वर्ल्ड कप जीतने वाले जावोखिर सिंदारोव किस देश के खिलाड़ी हैं? फीडे वर्ल्ड कप जीतने वाले जावोखिर सिंदारोव किस देश के खिलाड़ी हैं आपको बताना है। तो पहला सवाल तो ये भी पूछ सकता है फीडे वर्ल्ड कप कौन जीता? तो फीडे वर्ल्ड कप जीता जावोखिर सिंदारोव ने। अब ये किस देश के खिलाड़ी हैं? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये मात्र 19 वर्ष के हैं। तो 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के हैं जिन्होंने फीडे शतरंज वर्ल्ड कप जीता। फीडे जो है, फीडे वर्ल्ड कप शतरंज से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर नहीं पता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, चेस से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो आपको घुमा फिरा के कैसे पूछेगा सवाल कि फीडे वर्ल्ड कप जीतने वाले जावोखिर सिंदारोव किस खेल से संबंधित हैं? तो जावोखिर सिंदारोव जो है चेस से जुड़े हुए खिलाड़ी है, चेस के प्लेयर है, शतरंज के प्लेयर है। फीडे वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। जावोखिर सिंदारोव किस देश से हैं? तो उज्बेकिस्तान से हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 4-5 फैक्ट्स बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिए। जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को आप लोग शेयर करें, और पॉसिबल हो तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर पाते हैं तो सभी कोई क्लास को लाइक अवश्य करें, क्लास को सपोर्ट करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको बताना है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पूछेगा कितना शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, कितना शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा 3 शब्द जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, समाजवाद, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। एक तो समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और एक था एकता और अखंडता। ठीक है, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता या एकता और अखंडता। अब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल 1 बार संशोधन हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, एकमात्र बार संशोधन। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में 3 शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शक्ति का मात्रक क्या है? पावर का मात्रक क्या है आपको बताना है। तो आप जानते हैं शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन सी। किस भारतीय शहर को 2023 CWG की मेजबानी के साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम, CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। कॉमनवेल्थ गेम या जो राष्ट्रमंडल खेल है, काफी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो अहमदाबाद को वर्ष 2030, याद रखिएगा, अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने के बाद इसे भारत की पहली स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के रूप में विकसित किया जा रहा है
और अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है आपको बताना है। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष बोलेगा तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी। अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग मैक्सिमम होता है? तो आप जानते हैं जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा? ठीक है, उसी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो आंसर क्या होगा? बैगनी रंग। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का स्कैटरिंग सबसे अधिक होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होगा? लाल का होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, उल्टा संबंध होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। समझ में आया? लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग सबसे कम फैलता है। लाल रंग दूर से ही दिख जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है। इसी वजह से हम लोग लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के रूप में करते हैं, क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, और बैगनी रंग का याद रखिएगा प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, याद रखना है, क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो होगा वो सबसे कम होता है। ठीक है, IFFI फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किस स्थान पर किया गया? IFFI फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। गोवा में कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी के निकट बम्बोलियम में किया गया। कहाँ किया गया? पणजी के बम्बोलियम में किया गया। तो पूछ सकता है IFFI फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। गोवा में कहाँ किया गया? तो पणजी के बम्बोलिम में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती से था आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती से था? तो आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल की खेती से था? तो नील की खेती से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया प्रणाली के विरोध में था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। और इसी का विरोध महात्मा गांधी ने किया था और यह आंदोलन सफल रहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से था। ठीक है, तिनकठिया प्रथा का विरोध किया गया, याद रखिएगा, समाप्त किया गया तिनकठिया प्रथा को चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज दूत कौन थे? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए थे 1608 ईस्वी में। ठीक है, और सर थॉमस रो आया था 1615 में। सर थॉमस रो जो है ये 1615 में आया था। और कैप्टन हॉकिंस जो है ये कब आए थे? 1608 में आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत बना था। ऑप्शन नंबर बी। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। BIS ने बिहार के किस शहर को भूकंप के सबसे खतरनाक जोन
जोन 5 में रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा ऐसा शहर है जिसको भूकंप के सबसे खतरनाक जोन 5 में रखा गया है, यानी यहां पे भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो मुंगेर आपका सही आंसर हो जाएगा। मुंगेर और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में भूकंप की संभावना जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नए भूकंपीय मैप में बिहार के मुंगेर और उत्तरी तराई क्षेत्रों को सबसे खतरनाक जोन 5 में रखा गया है। ठीक है, भूकंप के सबसे खतरनाक जोन 5 में रखा गया है मुंगेर और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों को। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी। दाब का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और पास्कल किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, पास्कल जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, जिसे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यूनिसेफ इंडिया द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, बाल चेतना अभियान का नाम है, बाल चेतना। ठीक है, दिसंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया ने स्कूली बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए बाल चेतना अभियान की शुरुआत की है। तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा बाल चेतना अभियान शुरू किया गया है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, याद रखिएगा। रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, आपको बताना है। तो आप जानते होंगे, मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी और उनके अन्य विद्वानों के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और किसने किया? बदायूनी ने। बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया जिसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, लेकिन वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लीप 1 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? लीप 1 मिशन किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह मिशन लीप 1 लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ध्रुव स्पेस। ठीक है, ध्रुव स्पेस के द्वारा लीप 1 मिशन शुरू किया गया है। पूछेगा लीप 1 मिशन किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो लीप 1 मिशन जो है ध्रुव स्पेस स्टार्टअप द्वारा शुरू किया गया है। और ध्रुव स्पेस स्टार्टअप कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रूप के बारे में किसने बताया था? यानी सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रूप के बारे में किसने बताया था? आप लोग बहुत पढ़े हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय रूप है किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी। 1957 में ये सवाल भी पूछता है, तो याद रखिएगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बिहार का महाबोधि मंदिर किस जिले में स्थित है? महाबोधि टेम्पल कहां पे है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं महाबोधि टेम्पल कहां पे है? गया में है महाबोधि टेम्पल। ठीक है, कहां पे है?
महाबोधि टेम्पल गया जिला में है, और महाबोधि टेम्पल जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। महाबोधि मंदिर गया जिला में है, कहाँ है? गया जिला में है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, अगर अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होगा? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है। WPL की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो WPL की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं। तो WPL की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा। और ये किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा महिला क्रिकेट टीम में भी खेलती है दीप्ति शर्मा, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से संबंधित हैं, और दीप्ति शर्मा WPL की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक है। वुमेन्स प्रीमियर लीग की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1451 ईस्वी में। ठीक है। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था, और लोधी वंश जो था ये दिल्ली का पहला अफगान वंश था। लोधी वंश जो था वो दिल्ली का पहला अफगान वंश था। समझ में आया? तो बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी, और यह दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप जानते होंगे 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। यूनेस्को बोर्ड के लिए चुने गए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूनेस्को बोर्ड के लिए चुने गए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को बोर्ड के लिए चुने गए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी शर्मा। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? इमरजेंसी का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, कहां से लिया गया है? बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो आपातकाल का जो उपबंध है कहां से लिया गया है? तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध या रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। किस कंपनी ने AI आधारित रेल फाटकों की सुरक्षा के लिए C.DOT के साथ समझौता किया है? ठीक है। तो रेल मंत्रालय ने रेल फाटकों पर सुरक्षा बढ़ाने और हादसों को कम करने के लिए C.DOT की AI तकनीक अपनाने का समझौता किया है, तो भारतीय रेलवे आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने रेल फाटकों पर सुरक्षा बढ़ाने और हादसों को कम करने के लिए C.DOT की AI तकनीक अपनाने का समझौता किया है, यानी AI आधारित रेल फाटकों की सुरक्षा के लिए C.DOT के साथ समझौता किया किसने? भारतीय रेलवे ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार की राजधानी कहां थी? बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह। ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार।
हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और याद रखिएगा मगध साम्राज्य पर शासन किया था हर्यक वंश ने। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले पहले शासक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, याद रखना है, पूछा जाता है। और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। और जो भी बच्चे क्लास में आप लोग उपस्थित हैं और आप लोगों ने क्लास में सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देखकर। तो आप लोग ऐसे ही क्लास में रेगुलर रहें और क्लास में सभी प्रश्नों के आंसर अवश्य कमेंट किया करें। तो आज का जो सेशन था काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोग बिहार दरोगा के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग कवर कर लीजिएगा अच्छे से। जो क्वेश्चन नहीं पता होगा उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बार बार एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।